तो दोस्तों द मेंडोरा और गोरगू करके एक बेहतरीन एक तरह से मैं आपको बता दूं मूवी देखने को मिलने वाली है, जो कि सिनेमाघरों में हमें देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बेहतरीन मूवी है, स्टार वर्स के अंदर हमें देखने को मिल रही है, जो कि बहुत जल्द हमारे नज़दीकी सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग फैक्ट, डिटेल अपडेट, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा के सेल पर सेट कर ले। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। स्टार वॉर्स द मैंडलोरियन एंड ग्रोगू 2026 में बनी एक अमेरिकी एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेवरियो ने किया है और उन्होंने डेव फिलोनी और नोआ क्लोर के साथ मिलकर इसकी पटकथा भी लिखी है। लुकास फिल्म और फेवरियो एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित ये स्टार वॉर्स फ्रेंचाइज का हिस्सा है और डिज्नी प्लस टेलीविजन श्रृंखला द मैंडलोरियन 2019 से 2023 की अगली कड़ी है। पेड्रो पास्कल ने डिन डिज़ारिन / द मैंडलोरियन की भूमिका निभाई है, जिनकी भूमिका सेट पर ब्रेंडन वेन और लतीफ क्राउडर ने भी निभाई थी। उनके साथ जेरेमी एलन वाइट और सिगोर्नी वीवर भी हैं। गैलेक्टिक साम्राज्य के पतन के बाद की पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म में डिज़ारिन और उनके शिष्य ग्रोगू को न्यू रिपब्लिक द्वारा रोटा द हट वाइट को बचाने के लिए, जिसके बदले में उन्हें एक लक्ष्य के बारे में जानकारी मिलती है। फेवरू और फिलोनी ने फरवरी 2023 तक द मैंडलोरियन के चौथे सीजन की स्क्रिप्ट लिख ली थी, लेकिन 2023 के हॉलीवुड श्रम विवादों के कारण प्रोडक्शन में देरी हुई। इस दौरान लुकास फिल्म ने फ्रेंचाइजी के लिए अपनी योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन किया और चौथे सीजन के बजाय मैंडलोरियन फिल्म को प्राथमिकता देने का फैसला किया। जनवरी 2024 में द मैंडलोरियन एंड ग्रोगू की घोषणा की गई, जिसमें फेवरू ने फिलोनी और क्लूर के साथ निर्देशन और सहलेखन किया और पास्कल ने श्रृंखला से अपनी भूमिका को दोहराया। फिल्म की शूटिंग अगस्त 2024 तक कैलिफोर्निया में शुरू हुई और उसी वर्ष दिसंबर तक पूरी हो गई। शूटिंग के दौरान और बाद में अन्य कलाकारों के नाम सामने आए, जिनमें द मैंडलोरियन और अन्य स्टार वॉर्स मीडिया के विभिन्न पात्रों की वापसी शामिल थी। श्रृंखला के संगीतकार लुडविग गोरानसन ने फिल्म के लिए संगीत दिया। स्टार वॉर्स द मैंडलोरियन और ग्रोगू का प्रीमियर 14 मई 2026 को लॉस एंजलिस के TCL चाइनीज थिएटर में हुआ और ये फिल्म 22 मई को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज होने वाली है। फिल्म को मिली-जुली समीक्षाएं मिली। आलोचकों ने संगीत और पास्कल के अभिनय की प्रशंसा की, जबकि कथानक, दृश्यों और एक्शन दृश्यों की आलोचना की। कथानक: इनाम शिकारी दिन जारिन, जिसे मंडलोरियन के नाम से भी जाना जाता है, और उसका गोद लिया हुआ बच्चा ग्रोगू शाही सरदारों का शिकार करने के लिए न्यू रिपब्लिक के लिए काम करते हैं। एक सफल मिशन के बाद न्यू रिपब्लिक के कमांडर वॉर्ड ने जारिन को रहस्यमय सरदार कॉइन को खोजने का काम सौंपा। न्यू रिपब्लिक को हट जुड़वा भाइयों, जो दिवंगत अपराधी सरगना जाबा के उत्तराधिकारी हैं, से कॉइन के ठिकाने के बारे में जानकारी मिली है, लेकिन इसके बदले में जाबा के बेटे और वारिस रोटा को लॉर्ड जानू द्वारा चलाए जा रहे एक आपराधिक गिरोह से बचाना होगा। जारिन को अग्रिम भुगतान के रूप में एक नया रेजर क्रेस्ट जहाज मिलता है। जारिन अनिच्छा से ये जिम्मेदारी स्वीकार करता है और शाकाहारी ग्रह पर रोटा को पाता है, जहां वो जानू के स्वामित्व वाले अखाड़े में एक योद्धा के रूप में काम करता है। अपने पिता की छाया से बाहर निकलने के लिए बेताब रोटा एक लोकप्रिय योद्धा के रूप में अपनी स्थिति का आनंद लेता है और जारिन द्वारा बचाए जाने से इनकार कर देता है, ये तर्क देते हुए कि उसकी अगली लड़ाई जानू का कर्ज चुका देगी और उसे हर हाल में आज़ाद कर देगी। जारिन रोटा की रिहाई के लिए जानू से गुहार लगाने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन जानू इनकार कर देता है और बताता है कि वो रोटा की आखिरी लड़ाई में उसे मारना चाहता है। जारिन ये नई जानकारी लेकर रोटा के पास लौटता है, लेकिन रोटा उस पर विश्वास करने से इनकार कर देता है और सुरक्षा कर्मियों को बुला लेता है। जारिन को काबू में कर लिया जाता है और उसे अखाड़े में रोटा से लड़ना पड़ता है। वो रोटा को हरा देता है, लेकिन उसे मारने के बजाय आत्मसमर्पण कर देता है। जानू अखाड़े को राक्षसों से भर देता है, जिससे जारिन और रोटा उन्हें हराने के लिए एक साथ काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। रोटा अंततः अखाड़े की सुरक्षा प्रणालियों को तोड़ देता है, बचे हुए राक्षसों को आज़ाद कर देता है
और भाग जाता है। जेब ओरेलियोस की मदद से जारिन और ग्रोगू रोट्टा का पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। पकड़े गए रोट्टा का दावा है कि जुड़वा लोग उसे केवल इसलिए चाहते हैं ताकि वे उसे मारकर हट कार्टेल पर कब्जा कर सकें। वो जारिन को ये भी बताता है कि जानू और कॉइन एक ही व्यक्ति हैं। जारिन उस पर भरोसा करता है और जेब के साथ जानू के ठिकाने पर हमला करके जानू को पकड़ लेता है। वे उसे वार्ड के पास वापस लाते हैं जो उससे पूछताछ करता है, लेकिन चेतावनी देता है कि रोट्टा को उनके हवाले करने का वादा तोड़ने पर जुड़वा लोग नाराज होंगे। जारिन ग्रोगू के साथ नेवारो लौटता है, एंजेलेंस के एक समूह को रेजर क्रेस्ट में बदलाव करने के लिए भर्ती करता है और रोट्टा को एक हथियार तस्कर के साथ छिपने में मदद करता है। रात में जारिन पर इनाम के लालच में हमला करने वाले एम्बो ने हमला किया और उसे पकड़ लिया, जिसने उसे नाल हुट्टा पर जुड़वा लोगों के हवाले कर दिया। ग्रोगू और एंजेलेंस भी उनके पीछे पीछे गए। पता चलता है कि जुड़वा भाइयों ने रोट्टा को रोक लिया है और उसे सैकड़ों वर्षों तक धीरे धीरे यातना देने का इरादा रखते हैं। जारिन को अपना अनुबंध तोड़ने के लिए दंडित करने के लिए वे उसे एक ड्रैगन स्नेक से लड़ने के लिए मजबूर करते हैं। जारिन ग्रोगू और एंजेलेंस की मदद से बच निकलता है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसे घातक विष लग जाता है। छोटे एंजेलन जहाज पर जगह न होने के कारण जारिन नाल हुट्टा पर ही रुक जाता है और ग्रोगू और एंजेलेंस को भागने में मदद करने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। ग्रोगू भी वहीं रुकने का फैसला करता है और मरते हुए जारिन की देखभाल करता है और अंततः एक मित्र मछुआरे से प्राप्त विषनाशक दवा का उपयोग करके उसकी जान बचा लेता है। ठीक होने के बाद जारिन नाल हुट्टा से भागने के बजाय जुड़वा भाइयों का पीछा करने का फैसला करता है, क्योंकि उसका मानना है कि जुड़वा भाई उसका और ग्रोगू का पीछा करना कभी नहीं छोड़ेंगे। जारिन और ग्रोगू जुड़वा भाइयों के महल में घुस जाते हैं और उनके ड्रॉइड सुरक्षा बल से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी एम्बो उन्हें रोक लेता है। जारिन एम्बो से द्वंद्व युद्ध करता है, जबकि ग्रोगू रोट्टा को मुक्त कर देता है, जो जुड़वा भाइयों से लड़ाई करता है और अंततः खुद को, उन्हें और एम्बो को ड्रैगन स्नेक के गड्ढे में गिरा देता है। ग्रोगू फोर्स का उपयोग करके रोट्टा को बचा लेता है, जबकि एम्बो एक सुरंग के रास्ते भाग निकलता है और जुड़वा भाइयों को ड्रैगन स्नेक द्वारा जिंदा खाए जाने के लिए छोड़ देता है। एंजेलॉन वापस आते हैं अपने साथ वार्ड और एक न्यू रिपब्लिक स्क्वाड्रन लेकर, ताकि जुड़वा भाइयों की निजी ड्रॉइड सेना को नष्ट कर सकें। इसके बाद वार्ड ने खुलासा किया कि जानू और जुड़वा बच्चे एक साथ काम कर रहे थे। रोटा ने वहीं रुककर न्यू रिपब्लिक के साथ काम करने का फैसला किया, जबकि जारिन और ग्रोगू रेजर क्रेस्ट में सवार होकर चले गए, जहां जारिन अब ग्रोगू को उड़ना सिखाने जा रहा है। ढालना पेड्रो पास्कल, दिन जारिन के रूप में द मैंडलोरियन, आकाशगंगा के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाला एक मैंडलोरियन और अनुभवी इनाम शिकारी, जिसका चेहरा अक्सर हेलमेट से ढका रहता है। पास्कल ने कहा कि ये फिल्म द मैंडलोरियन के तीसरे सीजन 2023 के अंत के बाद एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जिसमें जारिन ने न्यू रिपब्लिक के लिए काम करने पर सहमति जताई थी। पास्कल ने कहा कि इससे किरदार को अपने इनाम शिकारी कौशल को, जो वो सही जानता है, उसे करने के साथ जोड़ने का मौका मिला, यानी अच्छे लोगों के लिए काम करना। तीसरे सीजन में जारिन को मैंडलोरियन पंथ के विरुद्ध जाकर हेलमेट हटाने के लिए प्रायश्चित करते हुए दिखाया गया था, जिसके बाद फिल्म में किरदार का चेहरा फिर से दिखाया गया है। निर्देशक जॉन फेवरियो ने कहा कि उन्होंने ये निर्णय हल्के में नहीं लिया और वे स्थापित कहानी और पास्कल का चेहरा अधिक दिखाने की अपनी इच्छा के बीच संतुलन बना रहे थे। पास्कल को लगा कि फिल्म में चेहरा दिखाना उचित था। ब्रेंडन वेन और लतीफ क्राउडर द मैंडलोरियन के लिए ऑन सेट डबल्स के रूप में। ग्रोगू द मैंडलोरियन का पालक, जो योडा की ही प्रजाति का एक शिशु है। ग्रोगू को एनिमेट्रॉनिक्स और कठपुतली तकनीक से बनाया गया है, जिसमें दृश्य प्रभावों का भी इस्तेमाल किया गया है। निर्माता कैथलीन कैनेडी ने कहा कि ये किरदार एक ऐसे किरदार का आदर्श उदाहरण है जिसे भावनाओं को व्यक्त करना होता है और आपको बिना बोले ही उससे जुड़ाव महसूस करना होता है। जेरेमी एलन वाइट ने रोट्टा द हट की भूमिका निभाई है। वो दिवंगत अपराधी सरगना जब्बा द हट का बेटा है। वाइट ने रोट्टा को अपनी आवाज दी है, जो गैलेक्टिक बेसिक और हटेज भाषा में बोलता है।
उन्होंने पिछली स्टार वॉर्स मीडिया में जब्बा की आवाज से प्रेरणा ली। पिछले हट्स के विपरीत, रोट्टा एक शारीरिक रूप से शक्तिशाली योद्धा है जो ग्लेडिएटर शैली की लड़ाइयों में भाग लेता है। फेवरेओ ने उसकी तुलना क्रीड फिल्मों के एडोनिस क्रीड से की और कहा कि दोनों पात्र अपने प्रसिद्ध पिताओं की छाया में जीते हैं। सिगोर्नी वीवर वॉर्ड के रूप में न्यू रिपब्लिक के एडेल्फी रेंजर्स के एक कर्नल और नेता, जिन्होंने पहले विद्रोही गठबंधन के लिए पायलट के रूप में काम किया था। इसके अतिरिक्त पिछले स्टार वॉर्स मीडिया से अपनी भूमिकाओं को दोहराते हुए गैलेक्टिक साम्राज्य के अवशेषों के एक गुट के नेता जानू कॉइन के रूप में जॉनी कॉइने, सहलेखक डेव फिलोनी न्यू रिपब्लिक एक्स विंग पायलट ट्रैपर वुल्फ के रूप में, और स्टीव ब्लम न्यू रिपब्लिक पायलट गराजेब ज़ेब ओरेलियोस की आवाज के रूप में नजर आते हैं। अन्य वापसी करने वाले स्टार वॉर्स पात्रों में जब्बा द हट के जुड़वां चचेरे भाई क्यूजो बाउंटी हंटर एम्बो और एंजेलन प्रजाति के सदस्य शामिल हैं। मार्टिन स्कॉर्सेसी अर्डेनियन दुकानदार ह्यूगो को आवाज देते हैं, जबकि मैथ्यू विलिंग हॉग्सप्रेथ का किरदार निभाते हैं। उत्पादन पृष्ठभूमि निर्देशक जॉन फेवरियो ने 2017 में लुकास फिल्म की अध्यक्ष कैथलीन केनेडी को मैंडलोरियन पर आधारित एक स्टार वॉर्स टेलीविजन श्रृंखला का विचार प्रस्तुत किया था। एनिमेटेड श्रृंखला स्टार वॉर्स द क्लोन वॉर्स 2008 से 2020 और स्टार वॉर्स रिबेल्स 2014 से 2018 के कार्यकारी निर्माता डेव फिलोनी भी मैंडलोरियन पर केंद्रित एक श्रृंखला की कल्पना कर रहे थे और केनेडी ने उन्हें साथ मिलकर काम करने का सुझाव दिया। इसके परिणाम स्वरूप द मैंडलोरियन का निर्माण हुआ, जो पहली लाइव एक्शन स्टार वॉर्स टेलीविजन श्रृंखला है, जिसका प्रीमियर नवंबर 2019 में स्ट्रीमिंग सेवा डिज्नी प्लस के लॉन्च के साथ हुआ। प्रीमियर के तुरंत बाद वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो के मुख्य रचनात्मक अधिकारी सीसीओ एलन एफ हॉर्न ने कहा कि अगर श्रृंखला सफल होती है तो शीर्षक वाले इनाम शिकारी डिन जारीन पर आधारित एक फिल्म विकसित की जा सकती है। अगले महीने फेवरियो ने कहा कि स्टार वॉर्स फिल्मों या स्पिन ऑफ टेलीविजन श्रृंखला में श्रृंखला के पात्रों का पता लगाने का अवसर था। द मैंडलोरियन सीरीज की शुरुआत में उसका मुख्य पात्र द चाइल्ड है, जिसे दर्शक बोलचाल की भाषा में बेबी योडा कहते हैं। वो योडा की ही प्रजाति का एक शिशु है। इस पात्र को एनिमेट्रॉनिक्स और कठपुतली तकनीक से बनाया गया है, जिसमें दृश्य प्रभावों का भी इस्तेमाल किया गया है। वो मैंडलोरियन का आश्रित बन जाता है और दूसरे सीजन में उसका नाम ग्रोगू बताया जाता है। सितंबर 2020 में द मैंडलोरियन के सह कलाकार जियानकार्लो एस्पोसिटो ने कहा कि दूसरा सीजन तीसरे और चौथे सीजन में आने वाली गहराई और व्यापकता की नींव रखता है। अगले महीने फेवरेओ और मुख्य अभिनेता पेड्रो पास्कल ने कहा कि वे मैंडलोरियन के स्टार वॉर्स फिल्म में आने के लिए तैयार हैं, लेकिन फेवरेओ को इसमें कोई जल्दी नहीं थी। फेवरेओ ने मई 2022 के अंत तक चौथे सीजन की स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया था और फरवरी 2023 तक फिलोनी के साथ स्क्रिप्ट पूरी कर ली थी। सीजन की शूटिंग उसी सितंबर में शुरू होने वाली थी, लेकिन 2023 के हॉलीवुड श्रम विवादों के कारण इसमें देरी हुई। नवंबर में फिलोनी ने खुलासा किया कि वो अब लुकास फिल्म में सीसीओ हैं और भविष्य की फिल्मों और श्रृंखलाओं की योजना में सीधे तौर पर शामिल होंगे। विकास श्रम विवादों के कारण चौथे सीजन का निर्माण रुक गया, लेकिन लुकास फिल्म ने फ्रेंचाइजी के लिए अपनी योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन किया और इसके बजाय एक मैंडलोरियन फिल्म को प्राथमिकता देने का फैसला किया। स्टूडियो ने जनवरी 2024 में द मैंडलोरियन एंड ग्रोगू नामक फिल्म की घोषणा की। फेवरेओ को निर्देशन करने, फिलोनी के साथ सहलेखन करने और कैनेडी, फिलोनी और इयान ब्राइस के साथ निर्माण करने के लिए चुना गया था। स्पिन ऑफ श्रृंखला द बुक ऑफ बोबा फेट 2021 से 22 और फेवरेओ के साथ द मैंडलोरियन के एक एपिसोड का सहलेखन करने के बाद नोआ क्लोर ने भी पटकथा में योगदान दिया। फिल्मांकन जून 2024 में शुरू होने की उम्मीद थी, जिससे ये स्टार वॉर्स द राइज ऑफ स्काईवॉकर 2019 के बाद मुख्य स्काईवॉकर सागा फिल्म श्रृंखला के समापन के बाद आगे बढ़ने वाली पहली स्टार वॉर्स फिल्म बन गई। पास्कल ने फिल्म की घोषणा का जश्न मनाते हुए इंस्टाग्राम पर इसके लिए कॉन्सेप्ट आर्ट साझा किया। उनसे मैंडलोरियन की आवाज के रूप में अपनी भूमिका को दोहराने की उम्मीद थी, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि क्या वो शारीरिक रूप से चरित्र को चित्रित करेंगे, जिसका चेहरा आम तौर पर हेलमेट से ढका होता है। और कुछ ने सवाल उठाया कि क्या उनके व्यस्त कार्यक्रम में निर्माण के लिए जगह थी।
फिल्म की घोषणा के समय ये स्पष्ट नहीं था कि चौथा सीजन बनेगा या नहीं, क्योंकि पहली फिल्म की सफलता के बाद भविष्य में मैंडलोरियन कहानियों को फिल्म सीक्वल के माध्यम से बताने की संभावना थी। फेवरेउ ने बाद में कहा कि उनके पास चौथे सीजन की सभी स्क्रिप्ट मौजूद थीं और फिल्म एक साप्ताहिक टेलीविजन श्रृंखला की बजाय फिल्म संरचना में फिट होने के लिए आवश्यक परिवर्तनों के कारण अपनी ही एक अलग चीज बन गई थी। गिज़मोडो के जेम्स विटब्रुक ने कहा कि चौथे सीजन की स्क्रिप्ट का अस्तित्व ये गारंटी नहीं देता कि वो बनेगा ही, और यदि सीजन बनता भी है तो ये स्पष्ट नहीं था कि फिल्म के अनुसार स्क्रिप्ट में बदलाव की आवश्यकता होगी या नहीं। फेवरेउ ने कहा कि नियोजित चौथे सीजन में कई पात्र शामिल होते, ये ग्रैंड एडमिरल थ्रॉन और स्टार वॉर्स के इस युग की व्यापक कहानी पर केंद्रित होता और अहोका के दूसरे सीजन की घटनाओं की पृष्ठभूमि तैयार करता। उन्होंने दोहराया कि टेलीविजन श्रृंखला से फिल्म में बदलने के कारण उन्हें एक नई कहानी बनानी पड़ी, हालांकि वे अभी भी ग्रोगू के मैंडलोरियन के शिष्य होने के विचार और व्यापक ब्रह्मांड के कुछ संदर्भों का पता लगाने में सक्षम थे, जिनकी योजना चौथे सीजन के लिए बनाई गई थी। फेवरेउ ने कहा कि फिल्म की कहानी पिछले सीजन की सामग्री पर कम निर्भर है, ताकि उन दर्शकों को भी शामिल किया जा सके जिन्होंने श्रृंखला नहीं देखी है। फरवरी 2024 में एक अर्निंग्स कॉल के दौरान डिज्नी के सीईओ बॉब इगर ने कहा कि फिल्म संभवतः 2026 में रिलीज होगी और स्टार वॉर्स फिल्मों की एक नई श्रृंखला की शुरुआत करेगी। अगली स्टार वॉर्स फिल्म के रूप में द मैंडलोरियन और ग्रोगू के साथ आगे बढ़ने के निर्णय को समझाते हुए कैनेडी ने कहा कि उन्होंने डिज्नी प्लस पर द मैंडलोरियन की सफलता के माध्यम से फिल्म के लिए एक दर्शक वर्ग तैयार किया था और उनका मानना था कि युवा दर्शक इस फिल्म को अपनी स्टार वॉर्स मानेंगे और इस फिल्म को देखने के लिए पूरी फ्रेंचाइजी देखने का दबाव महसूस नहीं करेंगे। फिलोनी, जिन्होंने बाद में कैनेडी की जगह लुकास फिल्म के सह सीईओ के रूप में पदभार संभाला, ने कहा कि द मैंडलोरियन और ग्रोगू पर स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकेंस 2015 जैसा दबाव नहीं था, जो इसी तरह वर्षों में पहली स्टार वॉर्स फिल्म थी, क्योंकि ये एक नई त्रयी की शुरुआत नहीं थी और न ही इसमें नए पात्रों को पेश किया गया था। उन्होंने फिल्म को मुख्य पात्रों का एक बड़ा उत्सव बताया। फरवरी 2024 में कैलिफोर्निया ने राज्य के फिल्मिंग टैक्स प्रोत्साहन कार्यक्रम से फिल्म निर्माण के लिए $21,755,000 का टैक्स क्रेडिट आवंटित किया, जो कार्यक्रम के इतिहास में सबसे बड़े आवंटनों में से एक था। फिल्म का पूरा निर्माण राज्य में होने की उम्मीद थी, जो किसी स्टार वॉर्स थिएटर फिल्म के लिए पहली बार था, और इससे वहां $166 मिलियन से अधिक योग्य व्यय और वेतन का भुगतान होगा। अप्रैल में डिज्नी ने फिल्म को 22 मई 2026 को रिलीज करने का कार्यक्रम तय किया, जिससे स्टूडियो द्वारा पहले से ही एक अनाम स्टार वॉर्स फिल्म के लिए आरक्षित मई 2026 की तारीख भर गई। एक महीने बाद सिगोर्नी वीवर कलाकारों में शामिल होने के लिए बातचीत कर रही थीं। प्रोडक्शन डिजाइनर डॉग चियांग और एंड्रयू एल जोन्स द मैंडलोरियन और उसके स्पिन ऑफ से लौटे, जबकि कॉस्ट्यूम डिजाइनर मैरी जोफ्रेस ने फेवरेउ की फिल्म आयरन मैन 2 2010 पर काम करने के बाद उनसे फिर से मुलाकात की। फिल्म ने मुख्य फोटोग्राफी जून 2024 में कैलिफोर्निया में शुरू होने वाली थी, जिसका वर्किंग टाइटल थंडर एलए था और इसके 92 दिनों तक चलने की उम्मीद थी। फिल्म में लगभग 54 कलाकार, 3,500 बैकग्राउंड एक्स्ट्रा और 500 क्रू सदस्य थे। डेविड क्लेन द मैंडलोरियन के तीसरे सीजन से सिनेमैटोग्राफर के रूप में लौटे और फिलोनी ने दूसरी यूनिट का निर्देशन किया। फेवरेउ और फिलोनी ने अगस्त की शुरुआत में कहा कि फिल्मांकन कई सप्ताह पहले शुरू हो गया था। उस समय रेबल्स के किरदार गराजेब जेब ओरेलियोस और द राइज ऑफ स्काई वॉकर की एंजेलन प्रजाति के किरदार के फिल्म में आने का खुलासा हुआ, क्योंकि दोनों द मैंडलोरियन के तीसरे सीजन में दिखाई दिए थे। दूसरे सीजन में नष्ट हुए मैंडलोरियन के जहाज रेजर क्रेस्ट का एक नया संस्करण भी प्रदर्शित होने वाला था। वीवर ने अगस्त के अंत में अपनी कास्टिंग की पुष्टि की। फेवरेउ और फिलोनी ने कहा कि एक्शन, भव्यता और व्यावहारिक प्रभावों को श्रृंखला से बढ़ाया जाएगा, लेकिन उन्हें लगा कि दर्शकों के साथ पात्रों का जुड़ाव अधिक महत्वपूर्ण है। फिल्म के लगभग 49 मिनट फुल फ्रेम आईमैक्स अनुपात में फिल्माए गए थे।
दिसंबर की शुरुआत तक फिल्मांकन पूरा हो गया था। डाक उत्पादन राहेल गुडलेट कैट्स ने द मैंडलोरियन के तीसरे सीजन पर काम करने के बाद फिल्म का संपादन किया। दिसंबर 2024 के मध्य में जॉनी कोइने को द मैंडलोरियन के तीसरे सीजन से इंपीरियल वॉरलॉर्ड जानू के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाने के लिए चुना गया। तब तक जेरेमी एलन वाइट को रोटा द हट की आवाज देने के लिए चुना गया था, एक चरित्र जिसे पहली बार एनिमेटेड फिल्म स्टार वॉर्स द क्लोन वॉर्स 2008 में पेश किया गया था। अप्रैल 2025 में स्टार वॉर्स सेलिब्रेशन जापान में वीवर को न्यू रिपब्लिक कर्नल वॉर्ड की भूमिका निभाने के लिए चुना गया, जबकि फिलोनी को द मैंडलोरियन से न्यू रिपब्लिक पायलट ट्रैपर वुल्फ के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाने के लिए चुना गया। फरवरी 2026 में जारी फिल्म के आधिकारिक ट्रेलर ने पुष्टि की कि स्टीव ब्लम जेब की आवाज के रूप में अपनी भूमिका दोहरा रहे थे। मार्टिन स्कॉर्सेसी एक अर्डेनियन दुकानदार की आवाज दे रहे थे। क्लोन वॉर्स का किरदार एम्बो दिखाई देगा और द बुक ऑफ बोबा फेट से जब्बा द हट के जुड़वां चचेरे भाई भी लौटेंगे। टिप्पेट स्टूडियो ने फिल्म के लिए स्टॉप मोशन एनिमेशन प्रदान किया। फिल्म में ओपनिंग क्रेडिट्स हैं, जो किसी स्टार वॉर्स फिल्म के लिए पहली बार है। संगीत मुख्य लेख द मैंडलोरियन और ग्रोगू साउंड ट्रैक। सितंबर 2025 में लुडविग गुरानसन को फिल्म के लिए संगीत रचना करने की पुष्टि की गई थी। द मैंडलोरियन के पहले 2 सीजन के लिए संगीत तैयार करने और तीसरे सीजन के लिए थीम प्रदान करने के बाद वे फ्रेंचाइजी में वापसी कर रहे थे। स्कोरिंग 17 जनवरी 2026 के पहले भाग में लॉस एंजलिस में फॉक्स स्टूडियो लॉट में हुए। गुरानसन के संगीत वाला एक साउंडट्रैक एल्बम वॉल्ट डिज्नी रिकॉर्ड्स द्वारा 15 मई को डिजिटल रूप से जारी किया गया था। साउंडट्रैक के 13 गानों वाला एक 12 इंच विनाइल एल्बम 5 जून को जारी किया जाएगा और मैंडलोरियन के हेलमेट के आकार का एक विशेष संस्करण 10 इंच विनाइल, जिसमें 2 नए संगीत गाने शामिल हैं, 22 मई को जारी किया जाएगा। फेवरू और फिलोनी ने अगस्त 2024 में डिज्नी के D23 सम्मेलन में फिल्म के शुरुआती फुटेज प्रस्तुत किए। उसी नवंबर में D23 ब्राजील में और फुटेज दिखाए गए, जिसमें फेवरू और फिलोनी फिल्म के सेट से एक वीडियो संदेश के माध्यम से दिखाई दिए। अप्रैल 2025 में स्टार वॉर्स सेलिब्रेशन जापान में फिल्म के लिए एक पैनल आयोजित किया गया था, जहां और फुटेज और पहली झलक की तस्वीरें दिखाई गईं। फेवरू, फिलोनी, कैनेडी, पास्कल और वीवर ने फिल्म पर चर्चा की और मंच पर उनके साथ एक एनिमेट्रॉनिक ग्रोगू भी शामिल हुआ। सितंबर 2025 के अंत में एक टीजर ट्रेलर ऑनलाइन जारी किया गया। इसे मूल रूप से पिछले सप्ताह जारी करने की योजना थी, लेकिन डिज्नी के ABC के लेट नाइट टॉक शो जिमी किमेल लाइव को निलंबित करने के विवादास्पद निर्णय के कारण इसमें बार-बार देरी हुई। निलंबन के समाधान से पहले टीजर के रिलीज होने से प्रशंसकों और टिप्पणीकारों की ओर से टिप्पणियां आईं, जिन्होंने माना कि डिज्नी इसका उपयोग विवाद से ध्यान भटकाने के लिए कर रहा था। पॉलीगॉन के मैट पैचेस ने कहा कि टीजर को एक विशाल आयोजन जैसा महसूस होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय ऐसा लगा जैसे डिज्नी जेडी माइंड ट्रिक का प्रयास कर रहा हो। द वर्ज के लिए टीजर पर चर्चा करते हुए एंड्रयू वेबस्टर ने कहा कि इसने फिल्म को मूल त्रयी के साहसिक माहौल और द मैंडलोरियन की क्यूटनेस के संयोजन जैसा दिखाया, जबकि पॉलीगॉन के माइकल मैकवर्टर ने कहा कि ये ढेर सारे एक्शन का वादा करता है। द हॉलीवुड रिपोर्टर के जेम्स हिबर्ड ने कहा कि टीजर स्टार वॉर्स फिल्म के लिए एक अलग ही माहौल पेश करता है और बहुत ही हल्का फुल्का और पारिवारिक माहौल वाला लगता है। उन्होंने ग्रोगू पर ध्यान केंद्रित करने और इस तथ्य पर गौर किया कि जीवों, ड्रॉइड्स और नकाबपोश किरदारों के बीच केवल एक ही मानवीय चेहरा, वीवर, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। द हॉलीवुड रिपोर्टर के लिए लिखते हुए रिचर्ड न्यूबी ने कहा कि टीजर और अन्य शुरुआती मार्केटिंग ने फिल्म को श्रृंखला से अलग नहीं किया था और कुछ लोगों को ये सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया कि इसके बजाय चौथा सीजन क्यों नहीं बनाया गया। न्यूबी ने द मैंडलोरियन की प्रशंसा करते हुए भी उनका मानना था कि एक थिएटर स्टार वॉर्स फिल्म को डिज्नी प्लस श्रृंखला देखने से अलग अनुभव होना चाहिए। सुपर बाउल 60 के दौरान एक टेलीविजन विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें डिन डिज़ायरिन और ग्रोगू को टाउनटाउन द्वारा खींची गई एक गाड़ी पर सवार दिखाया गया था और सैम इलियट ने अपनी आवाज़ दी थी। ये विज्ञापन क्लासिक बडवाइजर सुपर बाउल विज्ञापनों की पैरोडी है,
जिनमें बडवाइजर क्लाइड स्टेल्स घोड़े दिखाए जाते थे। लुकास फिल्म की मार्केटिंग टीम को लगा कि ये पिछले सुपर बाउल विज्ञापनों को श्रद्धांजलि देने का एक अनूठा और रचनात्मक तरीका है। साथ ही दर्शकों को स्टार वॉर्स की पहचान बन चुके मज़े, भावनाओं और भव्यता की याद दिलाता है। लॉस एंजलिस टाइम्स के लिए लिखने वाले उमर एल गैलागा ने इसे सर्वश्रेष्ठ सुपर बाउल LX विज्ञापनों की सूची में 9वें स्थान पर रखा और कहा कि बडवाइजर विज्ञापनों की शैली की नकल करना चतुराई भरा कदम था। गैलागा ने कहा, भले ही आप बेबी योडा को बड़े पर्दे पर देखने के लिए उतने उत्साहित न हों, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ये विज्ञापन सुपर बाउल के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। नर्डिस्ट के एरिक डियाज ने इस विज्ञापन को दिल को छूने वाला और प्यारा बताया और इसकी तुलना क्रिसमस कार्ड से की। अन्य प्रतिक्रियाएं कम सकारात्मक थीं और इस बात को लेकर भ्रम था कि असली ट्रेलर के बजाय एक पैरोडी स्पॉट क्यों जारी किया गया। स्लैश फिल्म के रयान स्कॉट और पाउली पोइसुओ ने इसे अब तक का सबसे खराब स्टार वॉर्स स्पॉट कहा, जबकि पॉलीगॉन की एमी हार्ट इससे निराश और ऊब गई थीं और उन्हें लगा कि लुकास फिल्म और डिज्नी को सुपर बाउल के दौरान फिल्म के प्रचार के लिए और अधिक प्रयास करना चाहिए था। गिज़मोडो के जेम्स विटब्रुक फिल्म के समग्र मार्केटिंग अभियान को लेकर भ्रमित थे। उन्होंने कहा कि श्रृंखला की मार्केटिंग हमेशा विशिष्ट कथानक विवरण देने के बजाय माहौल पर निर्भर रही है और फिल्म की मार्केटिंग भी इसके अनुरूप रही है। लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये दृष्टिकोण वर्षों बाद आई पहली स्टार वॉर्स फिल्म के लिए उचित था। फिल्म की रिलीज से कुछ महीने पहले उन्होंने कहा कि मार्केटिंग अभी तक ये साबित नहीं कर पाई है कि दर्शकों को फिल्म सिनेमाघरों में क्यों देखनी चाहिए और इसके बजाय चौथा सीजन क्यों नहीं बनाया जा रहा है। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर फरवरी के मध्य में ऑनलाइन जारी किया गया था। कई समीक्षकों ने फिल्म की पूरी झलक देखकर राहत व्यक्त की। विटब्रुक ने कहा कि ट्रेलर अभी भी अपने राज छुपाए रखता है, ये निश्चित रूप से हमें फिल्म से क्या उम्मीद करनी है इसकी एक बड़ी झलक देता है। जिन पलों को आमतौर पर प्रमुखता दी गई उनमें डिन डिज़ेरिन का नकाब उतरना और पास्कल का चेहरा दिखना शामिल है। एम्बो का दिखना और स्कॉर्सेसी की कास्टिंग। पैचेज ने ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बारे में स्कॉर्सेसी की सार्वजनिक टिप्पणियों के इतिहास पर चर्चा की और सुझाव दिया कि इस फिल्म में उनकी कास्टिंग ब्लॉकबस्टर प्रशंसकों के साथ आम सहमति बनाने का एक प्रयास था। एम्बो का दिखना और स्कॉर्सेसी की कास्टिंग। पैचेज ने ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बारे में स्कॉर्सेसी की सार्वजनिक टिप्पणियों के इतिहास पर चर्चा की और सुझाव दिया कि इस फिल्म में उनकी कास्टिंग ब्लॉकबस्टर प्रशंसकों के साथ आम सहमति बनाने का एक प्रयास था। फेवरेओ ने अप्रैल में सिनेमाकॉन में फिल्म का प्रचार किया, अंतिम ट्रेलर का अनावरण किया और उपस्थित लोगों को फिल्म के पहले 17 मिनट दिखाए। इसके तुरंत बाद ट्रेलर ऑनलाइन जारी किया गया। विटब्रुक ने कहा कि अंतिम ट्रेलर फिल्म की पहले की किसी भी झलक से कहीं बेहतर था, जिसमें एक्शन शॉट्स और पिछली स्टार वॉर्स फिल्मों से जॉन विलियम्स के थीम का उपयोग किया गया था। डेन ऑफ गीक के जो जॉर्ज ने कहा कि अगर फेवरेओ ट्रेलर में दिखाए गए सभी विभिन्न तत्वों को एक साथ लाने में सक्षम होते हैं तो ये फिल्म दर्शकों को पसंद आ सकती है और अंततः द राइज ऑफ स्काईवॉकर की बदनामी को दूर कर सकती है। उन्होंने एंजेलेंस की वापसी पर प्रकाश डाला, जैसा कि द एवी क्लब के विलियम ह्यूजेस ने भी किया, जिन्होंने उन्हें और वीवर को उन आम दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बताया जो पहले से ही द मैंडलोरियन के प्रशंसक नहीं थे। बाद में अप्रैल में पास्कल और फेवरेओ ने CCXP मेक्सिको में अचानक उपस्थिति दर्ज कराई और फिल्म के शुरुआती मिनट दिखाए। मई 2026 में डिज्नी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें पास्कल मैंडलोरियन के रूप में सजे हुए थे और कैलिफोर्निया के डिज्नीलैंड के स्टार वॉर्स गैलेक्सीज एज थीम वाले क्षेत्र में स्टार वॉर्स प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर रहे थे। जब ये पता चला कि वीडियो में दिखाए गए प्रशंसकों का समूह सभी स्टार वॉर्स कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर थे जिन्हें डिज्नी द्वारा इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था, तो इसे ऑनलाइन नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इबर्ड ने बताया कि ये समूह वास्तविक प्रशंसक थे जिनके सोशल मीडिया पर कम फॉलोअर्स थे और उन्हें पता नहीं था कि पास्कल उनसे मिलने वाले हैं। और स्टंट फिल्माए जाने के बाद पास्कल, वीवर, फेवरेउ और फिलोनी ने पार्क में आम पर्यटकों के साथ भी समय बिताया। मुक्त करना। स्टार वॉर्स द मैंडलोरियन और ग्रोगू का प्रीमियर
14 मई 2026 को लॉस एंजलिस के TCL चाइनीज थिएटर में हुआ और इसे 22 मई को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया जाना है। ये फिल्म IMAX, 3D, 4DX और स्क्रीन X के साथ-साथ अन्य प्रीमियम बड़े प्रारूपों में भी रिलीज होगी। स्वागत। बॉक्स ऑफिस अनुमान अमेरिका और कनाडा में द मैंडलोरियन एंड ग्रोगू के 4 दिवसीय शुरुआती सप्ताहांत में 4,300 सिनेमाघरों से लगभग $82 मिलियन की कमाई का अनुमान है, जिसमें 425 IMAX थिएटर शामिल हैं। ये अनुमान डिज्नी द्वारा 2012 में लुकास फिल्म के अधिग्रहण के बाद से रिलीज की गई किसी भी स्टार वॉर्स फिल्म के सबसे कम कमाई वाले अनुमानों में से एक है। वैश्विक स्तर पर यह अनुमान लगाया गया है कि फिल्म कम से कम $160 मिलियन कमाएगी। महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया। यह अनुभाग कुछ विशेष दृष्टिकोणों की ओर झुका हुआ हो सकता है। कृपया उपेक्षित दृष्टिकोणों पर जानकारी जोड़कर इसे सुधारने में सहायता करें। प्रासंगिक चर्चा वार्ता पृष्ठ पर मिल सकती है। मई 2026। समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 174 आलोचकों की समीक्षाओं में से 61% सकारात्मक हैं। औसत रेटिंग 6/10 है। मेटाक्रिटिक, जो भारत औसत का उपयोग करता है, ने 47 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 53 अंक दिए, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। फिल्म को लेकर आलोचकों की राय बटी हुई थी। कुछ ने इसे मनोरंजक लेकिन कमजोर और अनुमानित बताया। पास्कल के अभिनय, ग्रोगू और संगीत की सराहना की गई, जबकि एक्शन दृश्यों और दृश्यों की आलोचना की गई। नेक्स्ट बेस्ट पिक्चर के जियोवानी लागो ने कहा, द मैंडलोरियन और ग्रोगू में ऐसा कुछ भी नहीं है जो IMAX स्क्रीन पर दिखाए जाने लायक हो, और एलन वाइट को अपने संवादों में ज्यादा कुछ करने को नहीं दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पास्कल का अभिनय अधूरा है क्योंकि उनकी अविश्वसनीय ADR लाइन रीडिंग केवल एक ऐसे स्तर की अरुचि दर्शाती है जो किसी तरह पिछले सीजन में उनके प्रयासों से मेल खाती है, और डिन डिज़ायरिन के रूप में उनका प्रदर्शन उनके सर्वश्रेष्ठ काम से बहुत दूर है, और ब्रेंडन वेन और लतीफ क्राउडर द्वारा इस चरित्र को जीवंत करने के लिए किए गए अधिकांश शारीरिक कार्य जितना प्रभावी नहीं है, जबकि उन्हें उतनी प्रशंसा नहीं मिली है। गिज़मोडो के जर्मेन लूसियर ने कहा कि फिल्म कोई ऐसी महत्वपूर्ण कहानी नहीं बताती जो पात्रों या श्रृंखला को नए आयाम तक ले जाए। द इंडिपेंडेंट की क्लैरिस लॉग्रे ने कहा, पेड्रो पास्कल के सिर्फ 5 मिनट के अभिनय और जाबा द हट के बेटे के रूप में जेरेमी एलन वाइट के पूरी तरह से निराश आवाज प्रदर्शन के साथ ये अब तक की सबसे नीरस और महत्वहीन स्टार वॉर्स फिल्म है। द गार्जियन के पीटर ब्रैडशॉ ने कहा, इसमें मानवता, हास्य और भव्य अंतरिक्ष मेलोड्रामा की कमी है, जिसने स्टार वॉर्स को इतना लोकप्रिय बनाया है और आज भी बना रहा है। द हॉलीवुड रिपोर्टर के फ्रैंक शेक ने कहा, ये अपनी अपेक्षाकृत महत्वहीन कहानी और विषयों में हठपूर्वक छोटी लगती है। IGN के टॉम जॉर्गेनसन ने कहा, फिल्म ऐसा लगता है जैसे ये उन लोगों को लुभाने पर केंद्रित है जिन्होंने सिर्फ शो के बारे में सुना है। जोनाथन कोलिया फेवरेओ, जन्म 19 अक्टूबर 1966, एक अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं। एक अभिनेता के रूप में फेवरेओ कई फिल्मों में दिखाई दिए हैं, जैसे रूडी 1993, PCU 1994, स्विंगर्स 1996, वेरी बैड थिंग्स 1998, डीप इम्पैक्ट 1998, द रिप्लेसमेंट्स 2000, डेयर डेविल 2003, द ब्रेकअप 2006, फॉर क्रिसमस 2008, कपल्स रिट्रीट 2009, आई लव यू मैन 2009, पीपल लाइक अस 2012, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट 2013 और शेफ 2014। एक फिल्म निर्माता के रूप में फेवरेओ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से काफी जुड़े रहे हैं। उन्होंने आयरन मैन 2008 और आयरन मैन 2 2010 फिल्मों में हैप्पी होगन के रूप में निर्देशन, निर्माण और अभिनय किया। उन्होंने द एवेंजर्स 2012, आयरन मैन 3 2013, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन 2015, स्पाइडरमैन होमकमिंग 2017, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018, एवेंजर्स एंड गेम 2019, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम 2019, स्पाइडरमैन नो वे होम 2021 और डेडपूल एंड वुल्वरीन 2024 फिल्मों में कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया या हैप्पी होगन के किरदार में अभिनय किया। उन्होंने एल्फ 2003,
ज़ुथुरा अ स्पेस एडवेंचर 2005, काउबॉयज एंड एलियंस 2011, शेफ 2014, द जंगल बुक 2016, द लायन किंग 2019 और द मैंडलोरियन और ग्रोगू 2026 जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया है। फेवरेओ को डेव फिलोनी के साथ स्टार वॉर्स फ्रेंचाइजी पर उनके काम के लिए जाना जाता है, जिसमें उन्होंने डिज्नी प्लस की मूल श्रृंखला द मैंडलोरियन 2019 से 2023 का निर्माण किया, जिसे फिलोनी ने विकसित करने में मदद की और दोनों ने कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। फिलोनी के साथ वे शो की सभी स्पिन ऑफ श्रृंखलाओं, जिनमें द बुक ऑफ बोबा फेट, एहसोका और स्केलेटन क्रू शामिल हैं, के कार्यकारी निर्माता हैं। वे अपनी प्रोडक्शन कंपनी फेयरव्यू एंटरटेनमेंट के बैनर तले फिल्मों का निर्माण करते हैं और उन्होंने डिनर फॉर 5 और द शेफ शो नामक वैरायटी सीरीज भी प्रस्तुत की है। प्रारंभिक जीवन। फेवरू का जन्म 19 अक्टूबर 1966 को फ्लशिंग्स, क्वींस, न्यूयॉर्क में हुआ था। वे मैडलीन, एक प्राथमिक विद्यालय शिक्षिका जिनकी 1979 में ल्यूकेमिया से मृत्यु हो गई थी, और चार्ल्स फेवरू, एक विशेष शिक्षा शिक्षक की इकलौती संतान थे। उनकी मां अश्केनाजी यहूदी थीं और उनके पिता इतालवी और फ्रांसीसी कनाडाई मूल के कैथोलिक थे। फेवरू ने अभिनय करने के लिए हिब्रू स्कूल छोड़ दिया। हालांकि अपनी मां की मृत्यु के बाद उनके परिवार के दोनों पक्षों ने ये सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया कि उनका बार मिट्ज़वा समारोह हो। फेवरू ने 1984 में प्रतिभाशाली छात्रों के स्कूल द ब्रॉन्क्स हाई स्कूल ऑफ साइंस से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1984 से 1987 तक क्वींस कॉलेज में अध्ययन किया, जिसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उनके कॉलेज के दोस्त मिशेल पोलैक ने बताया है कि फेवरू को हैकी सैक खेल में उनकी प्रतिभा के कारण जॉनी हैक उपनाम से जाना जाता था। उन्होंने 1988 की शुरुआत में एक सेमेस्टर के लिए क्वींस कॉलेज लौटने से पहले वॉल स्ट्रीट पर बेयर स्टर्न्स के लिए थोड़े समय के लिए काम किया। उन्होंने अपनी डिग्री पूरी करने से कुछ क्रेडिट कम होने के कारण कॉलेज छोड़ दिया और कॉमेडी में करियर बनाने के लिए 1988 की गर्मियों में शिकागो चले गए। उन्होंने इम्प्रोव ओलंपिक और इम्प्रोव इंस्टीट्यूट सहित कई शिकागो इम्प्रोवाइजेशनल थिएटरों में प्रदर्शन किया। आजीविका 1992 से 2000। प्रारंभिक करियर। शिकागो में रहते हुए फेवरू को स्लीपर हिट रूडी 1993 में शॉन एस्टिन के साथ ट्यूटर डी बॉब के रूप में अपनी पहली फिल्म भूमिका मिली। शूटिंग के दौरान फेवरू की मुलाकात विंस वॉन से हुई, जिन्होंने इस फिल्म में एक छोटी भूमिका निभाई थी। अगले वर्ष वो जेरेमी पिवेन के साथ कॉलेज फिल्म पीसीयू में और 1994 में सीनफेल्ड के द फायर नामक एपिसोड में एरिक द क्लाउन के रूप में दिखाई दिए। इसके बाद फेवरेओ लॉस एंजलिस चले गए, जहां उन्होंने 1996 में फिल्म स्विंगर्स के साथ एक अभिनेता पटकथा लेखक के रूप में अपनी पहचान बनाई। ये फिल्म वॉन के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका साबित हुई, जिसमें उन्होंने ट्रेंट वॉकर का किरदार निभाया, जो फेवरेओ के दिल टूटे माइक पीटर्स के विपरीत था। 1997 में वो टेलीविजन सिटकॉम फ्रेंड्स में कई एपिसोड्स में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने पीट बेकर की भूमिका निभाई, मोनिका गेलर के करोड़पति प्रेमी, जो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यूएफसी में प्रतिस्पर्धा करते हैं। फेवरेओ ने 1996 और 1997 दोनों में स्केच कॉमेडी श्रृंखला ट्रेसी टेक्स ऑन में भी अभिनय किया। फेवरेओ को डीप इम्पैक्ट 1998 में गस पार्टेंजा की भूमिका मिली और उसी वर्ष वेरी बैड थिंग्स 1998 में पिवेन के साथ फिर से जुड़ गए। 1999 में उन्होंने विश्व हैवीवेट चैंपियन रॉकी मार्सियानो के जीवन पर आधारित टेलीविजन फिल्म रॉकी मार्सियानो में अभिनय किया। बाद में वे लव एंड सेक्स 2000 में फेमके जानसेन के साथ सहकलाकार के रूप में दिखाई दिए। फेवरू 2000 की फिल्म द रिप्लेसमेंट्स में उन्मादी लाइनबैकर डैनियल बेटमैन के रूप में दिखाई दिए और उसी वर्ष उन्होंने द सोप्रानोस के एपिसोड डी गर्ल में खुद की भूमिका निभाई, जिसमें वे एक हॉलीवुड निर्देशक थे जो अपनी पटकथा के लिए सामग्री जुटाने के लिए मॉब एसोसिएट क्रिस्टोफर मोल्टिसांटी की पटकथा को विकसित करने में रुचि दिखाने का नाटक करते हैं। 2001 से 2015 अभिनेता निर्देशक। 2008 में मेक्सिको सिटी में आयरन मैन के फोटोकॉल में फेवरेओ। 2001 में उन्होंने अपनी खुद की लिखी पटकथा मेड के साथ फिल्म निर्देशन में पदार्पण किया। मेड में उन्होंने एक बार फिर अपने स्विंगर्स के सहकलाकार विंस वॉन के साथ काम किया।
फेवरियो ने डिनर फॉर 5 नामक एक टीवी श्रृंखला में भी अभिनय किया, जो 2001 से 2005 तक केबल टीवी चैनल आईएफसी पर प्रसारित हुई। 2001 में कॉलेज ड्रामा कॉमेडी अनडिक्लेयर्ड के एक एपिसोड के लिए वे अतिथि निर्देशक थे और फेवरियो को 2003 की फिल्म डेयर डेविल 2003 में वकील फॉगी नेल्सन के रूप में कुछ स्क्रीन टाइम मिला। निर्देशक के कट संस्करण में काफी अधिक। उन्होंने स्टीव एंडरसन द्वारा निर्देशित द बिग एम्प्टी 2003 में भी अभिनय किया। उनका किरदार जॉन पर्सन था, एक बेरोजगार अभिनेता जिसे रेगिस्तान में काउबॉय नाम के एक व्यक्ति को एक नीला सूटकेस पहुंचाने का एक अजीब मिशन दिया गया था। फेवरियो को 2002 की फिल्म द फर्स्ट $20 मिलियन इज ऑलवेज द हार्डेस्ट के पटकथा लेखक के रूप में श्रेय दिया जाता है। विल फेरेल, जूई डेशनेल, जेम्स कान और पीटर डिंकलेज अभिनीत हिट कॉमेडी फिल्म एल्फ 2003 के निर्देशक के रूप में उन्हें पहली वित्तीय सफलता मिली। 2003 में ही फेवरियो ने समथिंग गॉटा गिव, डायने कीटन और जैक निकोलसन अभिनीत फिल्म में एक छोटी भूमिका निभाई। फेवरियो ने लियो का किरदार निभाया, जो हैरी सैनबॉर्न, निकोलसन का निजी सहायक था और अस्पताल में हैरी से मिलने गया था। 2005 में फेवरियो ने बच्चों की किताब ज़ुथुरा के फिल्म रूपांतरण का निर्देशन किया। इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिलीं, लेकिन ये व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही। फेवरियो फिल्म और टेलीविजन में नियमित रूप से दिखाई देते रहे। उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी द ब्रेकअप में अपने दोस्त वॉन के साथ फिर से काम किया और माई नेम इज अर्ल में एक निंदनीय फास्ट फूड मैनेजर के रूप में दिखाई दिए। फेवरियो ने वॉन के वाइल्ड वेस्ट कॉमेडी शो में भी अतिथि भूमिका निभाई। इसके अलावा 2005 में फेवरियो एनबीसी के व्यापार केंद्रित प्राइम टाइम रियलिटी टीवी शो द अप्रेंटिस के 5वें सप्ताह में सोनी कॉरपोरेशन के अतिथि जज और कार्यकारी प्रतिनिधि के रूप में दिखाई दिए। उन्हें शो के प्रतियोगियों की 2 टीमों के प्रयासों का मूल्यांकन करने के लिए बुलाया गया था, जिन्हें उनकी 2005 की सोनी पिक्चर्स फिल्म ज़थुरा अ स्पेस एडवेंचर का प्रचार करने के लिए एक फ्लोट डिजाइन और निर्माण करने का कार्य सौंपा गया था। 28 अप्रैल 2006 को ये घोषणा की गई कि फेवरियो को बहुप्रतीक्षित आयरन मैन फिल्म के निर्देशन के लिए चुना गया है। 2 मई 2008 को रिलीज हुई ये फिल्म समीक्षकों और व्यावसायिक दोनों ही दृष्टि से बेहद सफल रही, जिससे निर्देशक के रूप में फेवरियो की प्रतिष्ठा और मजबूत हुई। 2022 में इस फिल्म को कांग्रेस लाइब्रेरी द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण संरक्षण के लिए चुना गया। रिचर्ड डोनर की सुपरमैन और क्रिस्टोफर नोलन की द डार्क नाइट के साथ ये सम्मान पाने वाली 3 सुपर हीरो फिल्मों में से एक है। आयरन मैन पैरामाउंट के साथ मार्वल के गठबंधन के तहत निर्मित पहली फिल्म थी और फेवरियो ने निर्देशक और कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। आयरन मैन के शुरुआती दृश्यों में फेवरियो टोनी स्टार्क के ड्राइवर हैप्पी होगन के रूप में दिखाई देते हैं। उन्होंने मार्वल नाइट्स के लिए आयरन मैन वीवा लास वेगस नामक एक नियोजित मिनी सीरीज के 2 अंक लिखे, जो सितंबर 2008 में शुरू हुई और नवंबर 2008 में रद्द कर दी गई। फेवरियो ने फिल्म के सीक्वल आयरन मैन 2 का निर्देशन और कार्यकारी निर्माण भी किया। फेवरियो ने दिसंबर 2010 में कहा कि वो आयरन मैन 3 का निर्देशन नहीं करेंगे, लेकिन कार्यकारी निर्माता बने रहेंगे। SXSW 2009 में आई लव यू मैन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू के बाद फेवरियो रॉबर्ट मैकर्डी, कोल डैबनी और जैमी प्रेस्ली के साथ फेवरियो एडगर राइस बरोस के साहसिक अंतरिक्ष नायक पर आधारित फिल्म जॉन कार्टर के लिए चुने गए तीसरे निर्देशक थे। हालांकि उन्होंने अंततः फिल्म का निर्देशन नहीं किया, लेकिन उन्होंने फिल्म में एक सट्टेबाज के रूप में कैमियो भूमिका निभाई। 2008 में उन्होंने 4 क्रिसमस में वॉन के दबंग बड़े भाई डेनवर की भूमिका निभाई। फेवरियो ने 2009 की कॉमेडी फिल्म कपल्स रिट्रीट में सह अभिनय किया, जो एक उष्णकटिबंधीय द्वीप रिजॉर्ट में थेरेपी सत्र में भाग लेने वाले 4 जोड़ों की कहानी है, जिसे उन्होंने लिखा था। इस फिल्म में उन्होंने वॉन के साथ फिर से सह अभिनय किया, जबकि क्रिस्टिन डेविस ने उनकी पत्नी की भूमिका निभाई। उन्होंने एनिमेटेड श्रृंखला स्टार वॉर्स द क्लोन वॉर्स में मैंडलोरियन डेथ वॉच के नेता प्री विजिस्ला को आवाज दी है। सितंबर 2009 में उन्होंने स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा बनाई गई इसी नाम की ग्राफिक उपन्यास पर आधारित
काउबॉयज एंड एलियंस का निर्देशन करने के लिए अनुबंध किया। विज्ञान कथा वेस्टर्न फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी, जिसमें डैनियल क्रेग और हैरिसन फोर्ड ने अभिनय किया था और इसे एक वित्तीय निराशा माना जाता है, जिसने 163 मिलियन डॉलर के बजट पर बॉक्स ऑफिस पर 174.8 मिलियन डॉलर की कमाई की और मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त की। आलोचकों ने आमतौर पर इसके अभिनय की प्रशंसा की, जबकि अन्य पहलुओं की आलोचना की। 2012 में फेवरेउ ने एनबीसी शो रेवोल्यूशन के पायलट एपिसोड का निर्देशन किया और जे एब्राम्स के साथ शो के कार्यकारी निर्माताओं में से एक के रूप में काम किया। 2013 में फेवरेउ ने एनबीसी के द ऑफिस के एक एपिसोड सीजन 9 एपिसोड 16 का निर्देशन किया। उसी वर्ष उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में सेट उपन्यास अबाउट अ बॉय पर आधारित एक टीवी श्रृंखला के पायलट एपिसोड की शूटिंग की। उन्होंने डेस्टिनी ट्रेलर द लॉ ऑफ द जंगल का भी निर्देशन किया। 2014 में फेवरेउ ने शेफ फिल्म की पटकथा लिखी, सह-निर्माण किया, निर्देशन किया और उसमें अभिनय भी किया। फेवरेउ ने एक शेफ की भूमिका निभाई जो एक खाद्य समीक्षक के साथ सार्वजनिक विवाद के बाद लॉस एंजलिस के एक लोकप्रिय रेस्तरां में अपनी नौकरी छोड़ देता है और अपने छोटे बेटे के साथ एक फूड ट्रक चलाने लगता है। इसमें सोफिया वर्गेरा, जॉन लेगुइजामो, स्कारलेट जोहानसन, ऑलिवर प्लैट, बॉबी कैनावेल और डस्टिन हॉफमैन सहकलाकार हैं। साथ ही रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने एक कैमियो भूमिका निभाई है। कई बड़े बजट की फिल्मों का निर्देशन करने के बाद फेवरेउ ने बुनियादी बातों पर वापस लौटने और खाना पकाने पर एक फिल्म बनाने की इच्छा से पटकथा लिखी। समीक्षकों ने इसकी खूब सराहना की और निर्देशन, संगीत, लेखन, कहानी और अभिनय की प्रशंसा की। फिल्म ने 11 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले 45 मिलियन डॉलर की कमाई की। 2016 से वर्तमान फ्रेंचाइजी का काम फेवरेउ ने वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स के लिए द जंगल बुक के लाइव एक्शन रूपांतरण का निर्देशन और निर्माण किया, जो 15 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई और समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से प्रशंसित रही। उसी वर्ष ये खबर आई कि फेवरेउ डिज्नी की द लायन किंग के सीजीआई रूपांतरण का निर्देशन करेंगे, जो किसी संगीत फिल्म के निर्देशन में उनका पहला अनुभव होगा। डोनाल्ड ग्लोवर ने सिम्बा को आवाज दी और जेम्स अर्ल जोन्स ने मूल फिल्म से मुफासा की अपनी भूमिका दोहराई। ये फिल्म जुलाई 2019 में रिलीज हुई। 29 जुलाई को द लायन किंग ने द जंगल बुक को पीछे छोड़ते हुए निर्देशक के रूप में फेवरेउ की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। साथ ही मूल फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया। अपने निर्देशन परियोजनाओं के साथ साथ उन्होंने 2017 से 2019 तक द ऑरविल के 24 एपिसोड पर सलाहकार के रूप में काम किया। उन्होंने फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग 2017 में हैप्पी होगन के रूप में वापसी की और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018 के सह कार्यकारी निर्माता रहे। फेवरेउ ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के लिए एक दृश्य फिल्माया था, लेकिन उसे काट दिया गया और वो ब्लू रे रिलीज में शामिल हो गया। 2017 में फेवरेउ ने सीबीएस के यंग शेल्डन के पायलट एपिसोड का निर्देशन किया। 8 मार्च 2018 को लुकास फिल्म ने घोषणा की कि फेवरेउ डिज्नी प्लस के लिए द मैंडलोरियन नामक एक लाइव एक्शन स्टार वॉर्स टेलीविजन श्रृंखला के कार्यकारी निर्माता और लेखक होंगे। ये श्रृंखला 12 नवंबर 2019 को स्ट्रीमिंग सेवा के साथ प्रीमियर हुई और फेवरेउ की प्रोडक्शन कंपनी गोलेम क्रिएशंस द्वारा सहनिर्मित थी। जॉन फेवरेउ ने टैट फ्लेचर द्वारा निभाए गए पाज विजेस्ला के किरदार को अपनी आवाज भी दी। उसी वर्ष के दौरान फेवरेउ ने सोलो अ स्टार वॉर्स स्टोरी में रियो ड्यूरेंट को आवाज दी, जो एक बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण एलियन चरित्र और बेकेट के दल का सदस्य था। 2019 की फिल्म एवेंजर्स एंड गेम में फेवरेउ ने फिल्म के अंत के पास एक कैमियो में हैप्पी होगन के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। रूसो बंधुओं द्वारा निर्देशित इस फिल्म के कार्यकारी निर्माता फेवरेउ थे। एवेंजर्स एंड गेम 26 अप्रैल 2019 को रिलीज हुई थी। 2019 में फेवरेउ स्पाइडरमैन होमकमिंग के सीक्वल स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में भी दिखाई दिए। उसी वर्ष मई में ये भी घोषणा की गई कि फेवरेउ सह-मेजबान रॉय चोई के साथ नेटफ्लिक्स के लिए एक कुकिंग शो जिसका नाम द शेफ शो है कि सह-मेजबानी और कार्यकारी निर्माता होंगे। इसका प्रीमियर जून 2019 में हुआ। दिसंबर 2021 और जुलाई 2024 में
फेवरेउ ने स्पाइडरमैन नो वे होम और डेडपूल एंड वुल्वरीन में हैप्पी होगन के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। मई 2022 में फेवरेउ ने बीबीसी स्टूडियोज नेचुरल हिस्ट्री यूनिट के साथ मिलकर एप्पल टीवी प्लस के लिए डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला प्री हिस्टोरिक प्लैनेट का निर्माण किया। जनवरी 2024 में लूकास फिल्म ने घोषणा की कि द मैंडलोरियन एंड ग्रोगू नामक एक फीचर फिल्म सक्रिय विकास में है, जिसमें फेवरेउ निर्देशन, लेखन और कैथलीन केनेडी और डेव फिलोनी के साथ सह निर्माण कर रहे हैं। फिल्म 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। मार्च 2025 में ये बताया गया कि फेवरेउ लेखक और निर्माता के रूप में डिज्नी प्लस के लिए ओसवाल्ड द लकी रैबिट पर आधारित एक लाइव एक्शन एनिमेशन हाइब्रिड श्रृंखला विकसित कर रहे थे। दिखावे। टिम फेरिस की पुस्तक टूल्स ऑफ टाइटन्स में फेवरू द्वारा सलाह देने वाला एक अध्याय है। अप्रकाशित परियोजनाएं 1997 में फेवरेउ मिरामैक्स प्रोजेक्ट द मार्शल ऑफ रिवेलेशन पर काम कर रहे थे, जो एक हटके वेस्टर्न फिल्म थी जिसमें एक हसीदिक यहूदी गनस्लिंगर की भूमिका थी। 2000 के दशक के मध्य में सोनी पिक्चर्स एनिमेशन में निएंडरथल्स नामक एक मोशन कैप्चर्ड एनिमेटेड फिल्म विकसित की जा रही थी, जिसे फेवरेउ ने लिखा और निर्मित किया होता, लेकिन 4 साल के विकास के बाद 2008 में परियोजना रद्द कर दी गई। नवंबर 2010 में ये खबर आई कि फेवरेउ वॉल्ट डिज्नी कंपनी के इसी नाम के थीम पार्क पर आधारित फिल्म मैजिक किंगडम का निर्देशन करेंगे। जुलाई 2012 में फेवरेउ ने बताया कि वो आधिकारिक तौर पर इस फिल्म पर काम कर रहे हैं। 2014 में उन्होंने कहा कि उन्हें अभी भी इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी है और वो द जंगल बुक 2016 की शूटिंग पूरी करने के बाद इसका निर्देशन कर सकते हैं। अक्टूबर 2012 में फेवरेउ को आर्ट और वॉल्ट आरफॉन्स की कहानी पर आधारित रेसिंग फिल्म बैटल फॉर बॉनविले के निर्देशन के लिए चुना गया था, जिसमें रायन रेनॉल्ड्स मुख्य भूमिकाओं में से एक निभाने वाले थे। न्यू रीजेंसी इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए बातचीत कर रही थी। पटकथा डैन गिलरॉय ने लिखी थी। फेवरेउ उस समय जर्सी बॉयज के निर्देशन पर भी काम कर रहे थे और इसके बाद बैटल फॉर बॉनविले बनाना चाहते थे। नवंबर 2012 में ये कहा गया था कि फेवरेउ डेविड फिंचर, ब्रैड बर्ड, मैथ्यू वॉन और बेन एफ्लेक के साथ स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकेंस के निर्देशन के लिए विचाराधीन थे, लेकिन ये चुनाव जे एब्राम्स पर हुआ। जून 2015 में फेवरेउ ने कहा कि हालांकि वो स्टार वॉर्स एंथोलॉजी फिल्मों पर काम नहीं करेंगे, लेकिन वो भविष्य में किसी समय स्टार वॉर्स फिल्मों पर काम कर सकते हैं। फेवरेउ ने बाद में लाइव एक्शन सीरीज द मैंडलोरियन पर फ्रेंचाइजी के साथ काम किया। दिसंबर 2013 में विल फेरेल ने कहा कि वो एल्फ का सीक्वल नहीं बनाना चाहते। इसके बावजूद जनवरी 2016 में एक साक्षात्कार के दौरान फेवरेउ ने कहा कि सीक्वल संभवतः बनाया जा सकता है। हालांकि अगले महीने फेरेल ने दोहराया कि सीक्वल बनने की संभावना नहीं है और वो अब भी इस भूमिका में वापस नहीं आना चाहते। अप्रैल 2016 में ये खबर आई कि फेवरेउ अपनी समीक्षकों द्वारा प्रशंसित लाइव एक्शन फिल्म द जंगल बुक के सीक्वल का निर्देशन करने के लिए लौटेंगे। सीक्वल का प्रारंभिक प्री प्रोडक्शन 12 जून 2018 तक शुरू हो चुका था, जिसमें पिछली फिल्म के लेखक जस्टिन मार्क्स ने फिल्म का एक प्रारंभिक मसौदा लिखा था। निजी जीवन। फेवरेउ ने 24 नवंबर 2000 को चिकित्सक जोया टिलेम से शादी की। दंपत्ति का एक बेटा और 2 बेटियां हैं। टिलेम वकील / टॉक शो होस्ट लेन टिलेम की भतीजी हैं। फेवरेउ ने रोल प्लेइंग गेम डंगन्स एंड ड्रैगन्स को कल्पना, कहानी कहने, स्वर बनाने और संतुलन की भावना को समझने में वास्तव में मजबूत पृष्ठभूमि देने का श्रेय दिया। गोलेम क्रिएशंस। गोलेम क्रिएशंस लिमिटेड LLC एक टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी है जिसकी स्थापना जॉन फेवरेउ ने 30 अगस्त 2018 को की थी। द हॉलीवुड रिपोर्टर के साथ एक साक्षात्कार में फेवरेउ ने प्रौद्योगिकी और कहानी कहने के परस्पर संबंध के प्रति अपने आकर्षण का उल्लेख किया और बताया कि उन्होंने कंपनी को ये नाम इसलिए दिया क्योंकि गोलेम तकनीक की तरह था। इसका उपयोग सुरक्षा के लिए या नियंत्रण खो जाने पर विनाश के लिए किया जा सकता था। कंपनी ने हाल ही में लुकास फिल्म के साथ साझेदारी में द मैंडलोरियन, द बुक ऑफ बोबा फेट, अहसोका और स्टार वॉर्स स्केलेटन क्रू टेलीविजन शो और एप्पल टीवी प्लस वृत्तचित्र श्रृंखला
प्री हिस्टोरिक प्लैनेट का निर्माण किया है। डेविड फिलोनी, जन्म 7 जून 1974, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं जो वर्तमान में लुकास फिल्म के अध्यक्ष और मुख्य रचनात्मक अधिकारी सीसीओ के रूप में कार्यरत हैं। जॉर्ज लुकास के रचनात्मक शिष्य माने जाने वाले फिलोनी को लुकास ने लगभग एक दशक तक व्यक्तिगत रूप से नियुक्त किया और मार्गदर्शन दिया। उन्हें स्टार वॉर्स फ्रेंचाइजी के लुकास के मूल दृष्टिकोण के मशाल वाहक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि लुकास चाहते थे कि स्टूडियो की वॉल्ट डिज्नी कंपनी को बिक्री के बाद भी फिलोनी एक केंद्रीय रचनात्मक स्तंभ बने रहें। फिलोनी ने 1996 में पेंसिल्वेनिया के एडिनबोरो विश्वविद्यालय से एनिमेशन में डिग्री प्राप्त की। उनके शुरुआती करियर में निकलोडियन के अवतार द लास्ट एयरबेंडर के पहले सीजन में निर्देशक और स्टोरी बोर्ड कलाकार के रूप में काम करना शामिल था, जिसने जॉर्ज लुकास का ध्यान आकर्षित किया। 2005 में लुकास ने स्टूडियो बनाने और स्टार वॉर्स द क्लोन वॉर्स विकसित करने में मदद करने के लिए फिलोनी को लुकास फिल्म एनिमेशन में भर्ती किया, जो एक एमी पुरस्कार विजेता एनिमेटेड श्रृंखला 2008 से 2020 है, जिसे उन्होंने 7 सीजन और 100 से अधिक एपिसोड में सह-निर्मित, निर्देशित, लिखा और कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। स्टार वॉर्स की अगली परियोजनाओं के साथ फिलोनी का प्रभाव बढ़ता गया। उन्होंने बाद में द बैड बैच, टेल्स ऑफ द जेडी, स्टार वॉर्स रिबेल्स, स्टार वॉर्स रेजिस्टेंस जैसी अगली श्रृंखलाएं बनाईं। साथ ही स्टार वॉर्स फोर्सेस ऑफ डेस्टिनी, स्केलेटन क्रू और मॉल शैडो लॉर्ड के कार्यकारी निर्माता भी रहे। उन्होंने द मैंडलोरियन, द बुक ऑफ बोबा फेट और अहसोका का सह निर्माण किया और कार्यकारी निर्माता भी रहे, जिनमें से अहसोका के वे एकमात्र लेखक हैं। 2023 में फिलोनी को लुकास फिल्म के मुख्य रचनात्मक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया, जिससे उन्हें फ्रेंचाइजी की सभी आगामी फिल्मों और टेलीविजन परियोजनाओं पर रचनात्मक देखरेख का अधिकार मिल गया। जनवरी 2026 में फिलोनी को सह अध्यक्ष लिन-वेन ब्रेनन के साथ लुकास फिल्म के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया और उन्होंने कैथलीन केनेडी से पदभार ग्रहण किया। तो ये जो मूवी है ये हमें 14 मई 2026 को लॉस एंजल्स थिएटर में देखने को मिली थी लिमिटेड लोगों के लिए, और इसके बाद इसे रिलीज़ किया गया है 22 मई 2026 को। जी हाँ दोस्तों, 22 मई को इसे रिलीज़ कर दिया गया है। बात कर ले रनिंग लेंथ के बारे में, तो 132 मिनट टोटल इसकी रनिंग लेंथ हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ बात कर ले इसके बजट के बारे में, तो बजट इस मूवी का भारी भरकम है। 165 मिलियन डॉलर्स के बजट में इसे बनाया गया है, जो कि बहुत भारी भरकम है। बाकी जो ये रिलीज़ हो रही है, एक तरह से रिलीज़ हो चुकी है, हमें एक तरह से नज़दीकी सिनेमा में देखने को मिल रही है। OTT पर भी हमें ये देखने को मिल जाएगी थोड़े दिनों बाद। बाकी आप इसकी जो टिकट है एडवांस बुकिंग चालू हो चुकी है, वहाँ पर आप जाकर बुकिंग कर आप सीधा सिनेमा हॉल में इसे देखने जा सकते हो। बाकी मैंने सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इसकी बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।